क्लास के विद्यार्थी और 12 ये दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज बायोलॉजी की क्लास लेकर के आए हैं। और ऐसे तो आप जानते हैं कि बायोलॉजी ऐसी टॉपिक है जो हर क्लास के विद्यार्थियों, खास करके सीनियर क्लास है यानी 10th है, 11 और 12, तो ऐसे विद्यार्थियों को बायोलॉजी में डीपली जाने की आवश्यकता होती है। तो आइए आज सभी विद्यार्थियों को लेकर के एक नई टॉपिक आ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है हार्मोन। क्या नाम है जी? हार्मोन। तो चलिए आज का वीडियो देखने के पहले सभी विद्यार्थी यानी पिछले वीडियो जो बताए थे आप लोगों ने उससे पढ़ लिया होगा और उससे तैयारी भी कर लिए होंगे। नहीं तो इसके पीछे देखिए मैंने यानी पोषण से रिलेटेड, श्वसन से रिलेटेड, परिवहन से रिलेटेड और उत्सर्जन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप लोगों को बताए थे जो आप लोगों ने देखा था। तो आइए आज हम जो टॉपिक लेकर के आ रहे हैं वो अभी एक रोचकदार टॉपिक है ही, आप लोगों को मन लगेगा। तो चलिए जो विद्यार्थी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आज की टॉपिक, आज की क्लास समझने के लिए आप तैयार हो जाइए। देखिए विद्यार्थी आज आप लोग को बताने जा रहे हैं जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो जंतुओं में होती है लेकिन पौधों में नहीं होती है। जंतुओं में होती है लेकिन पौधों में नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? ऐसे एक टॉपिक और आप लोगों को बायोलॉजी में बताए थे जब पोषण चैप्टर न्यूट्रिशन देख रहा था तो उस न्यूट्रिशन चैप्टर में भी देखे थे भोजन की पाचन की क्रिया। तो आप लोग को बताए थे कि जंतुओं में भोजन की पाचन के लिए यानी पाचक रस जिसको हम एंजाइम कहते हैं तो एंजाइम की जरूरत पड़ा था, लेकिन पौधों में भोजन के पाचन के लिए कोई एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ा था। बात समझिएगा? तो आप लोग के बताए कि कई जगह ऐसे होते हैं बायोलॉजी में आप देखने को मिलेगा कि जहां पर जंतुओं में होती है तो पौधों में नहीं होती है। कारण कि दोनों की कोशिका ही अलग अलग है। जंतु कोशिका अलग है, पादप कोशिका अलग है, लेकिन दोनों कोशिकाओं के कुछ अंग तो मिलते हैं नहीं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ले चलिए तो बताओ पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया है और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं है? तो बताओ कुछ अंग ऐसे हैं जो दोनों कोशिका में पाई जाती है, लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं जो दोनों कोशिकाओं में से नहीं रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से याद करेंगे सभी बच्चे आप लोग कि यहाँ पर हार्मोन जो देख रहे हो ये हार्मोन भी एक ऐसी पदार्थ होती है, समझिएगा, जो यहाँ पर हम देखेंगे कि पौधों में भी है और जंतुओं में भी है, मगर फर्क है दोनों में। याद रखेंगे यहाँ पे जंतुओं में जितनी सारी जो हार्मोन होती है या अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उस पर तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण चलता है। तो जंतुओं में खास करके मनुष्य में आपके पास मस्तिष्क है, दिमाग है, तो आपका जितना दिमाग काम करेंगे तुम्हारे शरीर में जितनी क्रियाएं हो रही है इन क्रियाओं का नियंत्रण दो तरह से होता है। तो मनुष्य या जंतु बहुकोशिकीय जंतुओं इसमें देखते हैं बाहरी जो उद्दीपन होती है और उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होता है तो जंतुओं में उस अनुक्रिया का नियंत्रण हार्मोन के द्वारा भी होता है और तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। किसमें? मनुष्य में बहुकोशिकीय जंतु पक्षी है, पशु है, जिसमें यानी आपका बाहरी वातावरण में अगर कोई परिवर्तन होती है या शरीर के भीतर अगर कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का नियंत्रण
आपके शरीर में दो चीज से होता है, एक हार्मोन से होता है और दूसरा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी जैसे आपका ब्रेन हो गया, दिमाग हो गया, जैसे रीढ़ की हड्डी में मेरुरज्जु हो गया, तो दिमाग और मेरुरज्जु ये दोनों मिलकर के आपके शरीर के अंगों के बीच में तालमेल बनाने का काम करता है। अनुक्रियाओं का भी बने उनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया होती है, उन प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण भी हार्मोन और मस्तिष्क दोनों के द्वारा होता है। लेकिन पेड़ पौधों में कहा जाए कि बताओ तंत्रिका तंत्र दिमाग तो है नहीं, है जी। अगर पेड़ पौधों में बताओ दिमाग रहता है और उसका फूल तुम तोड़ते रहते हो तो बताओ उसकी टहनियाँ तुमको थोपिया देता ना? नहीं। जैसे कि आपके कान में कोई चुट्टी काटा, आपके दिमाग को दर्द का एहसास हुआ, आपके दिमाग ने डिसीजन लिया कि जो आदमी आपको चुट्टी काट रहा है उसको थोपिया दो, तो आपके हाथ थोपिया दिया। लेकिन पेड़ की पत्तियां तोड़ते रहते हो तो क्या उनकी टहनियां थोपिया देते हैं? तुम थप्पड़ देता है? बोलो। उनमें पत्ती तोड़ देते हो, फूल तोड़ लेते हो, लेकिन उनकी टहनियां, उनकी डालियां आपको मारता नहीं है। इसलिए कि पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन आपके पास दिमाग भी है और हार्मोन भी है। तो याद करेंगे सब बच्चे पहला बात कि पेड़ पौधों में हार्मोन होते हैं लेकिन तंत्रिका तंत्र नहीं होते हैं। जंतुओं में हार्मोन भी होते हैं और तंत्रिका तंत्र भी होते हैं, दोनों होते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में हम तुम लोग के खास करके हार्मोन पर फोकस डालने जा रहे हैं, उसके बारे में ही समझा रहे हैं। पहले सभी विद्यार्थी आपको समझ लीजिए कि जंतुओं के शरीर में जो ग्रंथियां होती है, ग्लैंड्स, एक ग्रंथियां दो तरह का होता है, याद रखेगा। एक ग्रंथि होता है जिसको बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं और एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जिसको एक्सोक्राइन कहते हैं और एंडोक्राइन कहते हैं। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्रंथि, बात समझ रहे हो? ग्रंथि एक क्या है? पार्ट्स है जो नेचुरली है, प्रकृति प्रदत्त है, जो ईश्वरीय देन कहते हो। हर पक्षी में, हर पशु में, मनुष्य में कुछ ऐसे अंग बनाया गया है और उसी अंग में एक ऐसा स्थल बनाया गया है, जगह बनाया गया है, जहां से स्वतः यानी अपने आप रासायनिक पदार्थ निकलते रहते हैं। बात समझिए? आप लोग के उपापचय के बारे में पहले बताया ना है, तो उपापचय के अलावा भी देखिए आपके शरीर में और बहुत सारी क्रियाएं होती है, ठीक है? उन क्रियाओं में बताए थे कि आपका कई सारे रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एंजाइम के बारे में बताए थे कि आपकी लार ग्रंथि है, अमाशय में जाकर देखते हैं, अग्नाशय में देखते हो, नहीं छोटी आंत में देखते हो, पीत ग्रंथि में देखते हो, है ना? जहां से देखते हो एंजाइम निकलते रहती है और अपने गंतव्य जगह, टारगेट जगह जहां पे पहुंचना होता है वहां पर देखो पहुंच जाता है। तो यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। तो कहते हैं कि देखिए जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले वैसे ग्रंथियां, क्या बोला, क्या सोचे? हाँ, जंतुओं के शरीर में, या आप लोग कह सकते हैं पौधा के बारे में बताएंगे भी, तो पौधों या जीवों के शरीर में ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर हमें फोकस जो आज डाल रहे हैं वह जंतु पर और खास करके मनुष्य पर। बात समझ हो? तो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली वैसी ग्रंथियां जिनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ एक वाहिनी नली के द्वारा निकल करके शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचते हैं, लेकिन नलियों के द्वारा पहुंचते हैं, वाहिनियों के द्वारा पहुंचते हैं, वह रक्त में नहीं मिलते हैं। बात समझे हो? वैसे रासायनिक पदार्थ या जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले
ठीक है ना। अभी हम लोग जंतु पर फोकस कर रहे हैं, बाद में पौधा पढ़िएगा। तो जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली वैसी ग्रंथियां जिनसे स्रावित होने वाले, स्रावित माने निकलना, लीकेज, जिससे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ वाहिनियों के द्वारा, नलियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान, या जिसको गंतव्य स्थान कहते हैं, जहां से शरीर से बाहर निकल जाता है, गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, तो ऐसे ग्रंथि को बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ग्रंथि बहिर्स्रावी ग्रंथि, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आइए, आपका लार ग्रंथि है ना, मुंह में बताए थे कि आपका देखते मुंह में बताओ ग्रंथि है, यहाँ पे लार ग्रंथि, तो दोनों तरफ बताइए लार ग्रंथियां होती है। और इन लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है वह देखिए नलियों के द्वारा, वाहिनियों के द्वारा तुम्हारे जीभ पर आता है। आज जीभ पर आने के बाद देखा भोजन में जो स्टार्च होता है उस पर अपना कार्य करता है नहीं, जहां पे उसको पहुंचना चाहिए, जहां पर देखिए नली के द्वारा वहां पर पहुंच गया। जैसे बतलाए थे फिजिक्स में आपकी आंख के बारे में, तो आंख में बताए थे कि जो तुम्हारा आइरिस होता है, ठीक है, जो बीच में काला भाग उसको क्या कहते हो, आइरिस कहते हो। तो आइरिस होता है और लेंस, जहां पर देखता एक ग्रंथि होता है जिसको कहते हैं अश्रु ग्रंथि कहते हैं, और वो अश्रु ग्रंथि से देखता है आंसू निकलते नली के द्वारा और आंख से देखिए बाहर आ जाता है, कॉर्निया से भी बाहर आ गया, आइरिस से भी बाहर निकल गया, तो नली के द्वारा निकल के बाहर आ रही है, तो वहां वो बहिर्स्रावी ग्रंथि का काम करता है। और उसी तरह से देखो श्वेत ग्रंथि जो त्वचा पर देखिए नीचे होती है, जो त्वचा के नीचे कस्तर होता है, श्वेत, श्वेत माने पसीना, जहां पे ग्रंथि होते हैं ना, और वहां से पसीना देखता है कि नली के द्वारा आपकी त्वचा से बाहर आ जाती है। रक्त से जिसका कोई संबंध नहीं है, रक्त में पहुंचता ही नहीं है। बताए थे तुम लोग के पोषण चैप्टर में उतने सारे एंजाइम बताए थे, लेकिन ये नहीं बताए थे कि एंजाइम तुम्हारे ब्लड में चला गया, बताए थे नहीं। तो आपका एंजाइम सीधे जाकर के भोजन पर काम किया। तो समझना यहाँ पर सभी लड़के कि यहाँ पर जो था आपका बहिर्स्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वह सीधे एक जगह से दूसरा जगह पहुंचते हैं, लेकिन नलियों के द्वारा पहुंचते हैं। जैसे कि आप लोग माने खेत वगैरह पटवन करने के लिए पानी को पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरा जगह ले जाते हैं, तो जिस तरह से पानी को पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा दिया, ठीक उसी प्रकार से जंतुओं के शरीर में जो होता है, जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होते हैं, वहां से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ एक नली के द्वारा एक जगह से दूसरा जगह पहुंचता है। क्लियर? जिसका रक्त से कोई संबंध नहीं होता है। बात क्लियर है ना? जैसे आपका देखते हैं पसीना है, तो श्वेत ग्रंथि से निकलने वाली जो पसीना है, क्या उस पर तुम्हारा तंत्रिका तंत्र, क्या तुम्हारा दिमाग, इसका कोई बताओ नियंत्रण है? क्या आपके दिमाग चाहेगी कि पसीना न निकले तो क्या न निकलेगा? आपने बताओ खट्टा चीज किसी को दिखाया, उसके मुंह में क्या लार नहीं आया? आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहिर्स्रावी ग्रंथियों की जो क्रिया सिद्धांत है, कार्य प्रणाली है, उस पर तंत्रिका तंत्र का उतना नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, लेकिन याद करेंगे एक तो बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में बात करे थे। अब देखिए दूसरा जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां, और अंतःस्रावी ग्रंथियां का मतलब समझना चाहिए तुम लोग को। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब सभी विद्यार्थी के समझिए आप लोग कि जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले वैसे ग्रंथियां जिनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ सीधे रक्त में मिल जाता है। कहाँ जाता है? रक्त में मिलता है, जिसके लिए नली या जिसके लिए वाहिनी की आवश्यकता नहीं होती है। वो सीधे कहाँ चला गया? वो रक्त में ही छोड़ी जाती है। तो जिन ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ वो सीधे रक्त में जाके मिल जाता है, सीधे ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड के द्वारा ही
शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचता है, अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचता है, जहां पर उसे कार्य करना होता है वहां पर पहुंचकर अपना कार्य करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाली जो रासायनिक पदार्थ होती है उसी को कहते हैं हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। बात समझ में? कोई दिक्कत? लड़कियां आप लोग समझ रहे हैं? हम ये दिमाग में रखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है कि वैसे ग्रंथि जिससे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ सीधे रक्त में मिल जाती है, जिसके लिए वाहिनी की जरूरत नहीं होती है, जिसके लिए नली की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सीधे ब्लड में मिल जाता है और ब्लड के द्वारा एक जगह से एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचता है। तो इसलिए अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है उसको नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, ट्यूबलेस कहते हैं। इसमें कोई नली की जरूरत नहीं होती है, ये सीधे रक्त में मिल जाता है। और इसमें आपको बहुत सारी शरीर में ग्रंथियां हैं जिसका कुछ नाम दिए हैं, जिसको कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो तुम्हारे देखिए ब्रेन दिमाग में पाया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि इसी को कहते हैं पीयूष ग्रंथि। और याद करेंगे सभी लड़के कि यही पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि होता है, इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो अलग से ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा क्वेश्चन, कोई जगह क्वेश्चन में कि बताओ किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो वहां पर याद कर लेना ऑब्जेक्टिव पिट्यूटरी ग्रंथि होते हैं, पीयूष ग्रंथि होते हैं, जो आपके मस्तिष्क में पाया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है, जिसका फिगर भी आप लोग को देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। दूसरा ग्रंथि देखिए एड्रीनल ग्रंथि है, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये तुम्हारा जो किडनी का फिगर हमने दिए थे, उसी किडनी के पास आपका एड्रीनल ग्रंथि पाया जाता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक पर नोट कीजिएगा कि एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, या इसी को इमरजेंसी ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी बताएंगे। पहले आप लोग नोट कीजिएगा ऑब्जेक्टिव कि एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, या इसी को इमरजेंसी ग्रंथि कहा जाता है। आगे देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ये भी समझिए कि आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ देखिए थायराइड ग्रंथि है, जो आपका देखिए गर्दन पर पाया जाता है। पाराथायराइड ग्रंथि है, ये भी देखिए आपका गर्दन पर पाया जाता है। यहाँ पर देखिए थाइमस ग्रंथि है, जो आपके हृदय के पास पाया जाता है। देखिए ब्रिसन ग्रंथि होता है, जो आपका जेंट्स में पाया जाता है, लेडीज में नहीं पाए जाते हैं। तब ब्रिसन ग्रंथि जेंट्स में पाया जाता है, लेकिन अंडाशय ग्रंथि आपका लेडीज में पाया जाता है। बात समझ रहे हो? ये जो दिख रहा है अग्नाशय जो ग्रंथि तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो, तो ये अग्नाशय ग्रंथि को उभयनिष्ठ ग्रंथि माना जाता है। कारण कि अग्नाशय ग्रंथि बहिर्स्रावी ग्रंथि का भी काम करता है, और अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी का भी काम करता है। क्यों? कैसे बोलेंगे? कारण कि आप लोग को बताए हैं कि अग्नाशय ग्रंथि से भी एक एंजाइम निकला था, याद है? अग्नाशय ग्रंथि से भी एंजाइम निकाले थे ना जी, आप लोग याद होगा, लाइपेज निकाले थे, यहीं से ट्रिप्सिन निकाला था, यहीं से इमाइलेज निकाला था। तो बताओ यहाँ से एंजाइम भी निकलता है। और यही अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस ड्यूपिका एक ग्रंथि होता है, जहाँ से इंसुलिन निकलता है। कौन से निकलते हैं? इंसुलिन, जो एक हार्मोन होता है। तो बताओ कि यहाँ से आपका एंजाइम भी निकलता है और यहाँ से हार्मोन भी निकलता है। यही वजह है कि अग्नाशय ग्रंथि को हम बहिर्स्रावी ग्रंथि भी कहते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। क्लियर? तो तीसरा ऑब्जेक्टिव नोट कीजिएगा कि अग्नाशय ग्रंथि को उभयनिष्ठ ग्रंथि कहा जाता है। नोट कर लिए? अब आइए आगे देखिएगा। अब तुमसे अगर कोई आदमी पूछता है कि व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन है क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले आपको समझिए सब लड़के कि हार्मोन तुम्हारे शरीर में कौन सा काम करता है। तो हार्मोन याद करना कि ऐसी रासायनिक पदार्थ होता है
जो अगर सीमित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए अगर उतना निकल रहा है तो समझिए कि आपका शरीर में सभी अंग जो हैं वह सही सलामत काम करते रहते हैं। कारण किसका काम होता है? शरीर के अंदर में जो हार्मोन निकलते हैं वह क्या काम करते हैं? तो आपके अंगों का जो कार्य कर रहा है उन सारी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, अंगों के बीच में समन्वय स्थापित करता है, तालमेल बनाता है और जो तुम्हारे शरीर में ऊतक और अंग है उनके कार्यों का भी नियंत्रण करता है। इसलिए देखिए बताए हैं कि वैसे रासायनिक पदार्थ जो देखो जीव से संबंधित है, वैसे रासायनिक पदार्थ या वैसे जैव रासायनिक पदार्थ जो जीवों के शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। इसके अलावा ऊतकों तथा अंगों के कार्यों का संपादन करता है, तो ऐसे पदार्थ का ही नाम हार्मोन होता है। अब तुम्हारे शरीर के जो विभिन्न सारे अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उन सारी ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। अब वो रक्त के द्वारा शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचता है, अपने टारगेट स्थल पर पहुंचता है और वहां पर जाकर के अपना कार्य करता है। अब यहाँ पर समझेंगे सभी बच्चे फिलहाल कि अगर तुम्हारे शरीर की अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हमने यहाँ पर बता रहे थे, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है तो गड़बड़ी होने की वजह से या तो हार्मोन कम मात्रा में निकलने लगता है या तो हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में या तो कम निकलता है या तो ज्यादा निकलता है, ये दोनों आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है। इसके कारण शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं जिससे हार्मोन रोग करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपका थायराइड ग्रंथि है। अब एक थायराइड ग्रंथि देखिए जो आपका गर्दन के पास पाया जाता है, तो इससे एक हार्मोन निकलता है, एक थायरोक्सिन हार्मोन कहलाता है। अगर थायराइड ग्रंथि में किसी तरह का इंफेक्शन लग जाता है, संक्रमित हो गया, तो ऐसी स्थिति में या तो थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलने लगेंगे या तो हार्मोन कम मात्रा में निकलने लगेंगे। अब यही थायरोक्सिन हार्मोन अगर कम मात्रा में निकलने लगता है तो आदमी को देखता है ग्वाइटर रोग हो जाता है, कम निकलता है। अगर वही ज्यादा निकलता है तो ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर कहते हैं, जिसमें आदमी का आंख का गोलक देख रहे हो ना, ये बताओ नेत्र कोटर से बाहर निकल जाता है। किसी आदमी को देखा होगा उसका आंख का जो गोलक है वो बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा लेकिन बाहर निकल जा रहा है, तो समझिए वो थायरोक्सिन हार्मोन के बहुलता के कारण हुआ है, ज्यादा मात्रा में निकल रही है। अगर वो कम मात्रा में निकल गया तो देखता है ग्वाइटर, जिसको घेरा रोग कहते हो, गलगंड रोग कहते हो, ये रोग होता है। तो हम अगले क्लास में जितने सारे अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम दिए हैं सब से हार्मोन निकालेंगे, सब का कार्य बताएंगे और नहीं तो अब उसके कारण कौन सा रोग होता है उन सारी बातों से, यानी कि कल की वीडियो में आप लोग को भेजेंगे। आज इतना आप लोग कंप्लीट करेंगे, तब तक फिर आप लोग कल तैयारी रहेगा, फिर अगला वीडियो में भेजेंगे। तो आज यही पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।